हेलो बच्चों। तो क्या हाल चाल है आप लोगों के। रिवीजन के हमारे 10 लेक्चर्स कवर हो चुके हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों ने स्टार्ट किया था, उसके 2 लेक्चर्स करवा दिए हैं, जिसके अंदर मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट्स को डिस्कस किया, रेजिस्टेंस वगैरह की बात करी, और फिर उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स आए हुए थे, जितने भी कंसेप्चुअल कुछ भी बन रहा था, सारा कुछ डिस्कस कर दिया है। अब आज हम आगे बात करेंगे, और जिसने अब तक कोई भी लेक्चर नहीं देखा, स्टार्ट कर दो बच्चों। बहुत अच्छे से रिवीजन सीरीज चलेगी, आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी, और तोड़ फोड़ के आने वाले हो पेपर आप लोग। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। कुछ थियरी टॉपिक्स आज डिस्कस करने वाला हूँ। जिसको जोन जोन से टॉपिक आते हैं वो आगे स्किप करता जाए वीडियो को, और जिसको नहीं आते हैं वो सारा समझ ले। और अगर बाई चांस आपको आते भी हैं तो क्या पता कुछ नया पता लगे, तो सारा देखने की कोशिश करना, चाहे स्पीड बढ़ा के देख लो। वैसे मेरी खुद की स्पीड ही बहुत ज़्यादा है। चलो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बोला था आप लोगों को मैं करवाऊंगा टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी के बारे में हम लोगों ने अच्छे से खासे रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के जो एक्सप्रेशंस है वो निकाले थे हमने इन टर्म्स ऑफ नंबर डेंसिटी, आपकी रिलैक्सेशन टाइम, ये चीज़ें निकाली थी। अब उन्हीं के बेसिस पे हमें क्या करना होगा, टेम्परेचर के साथ वेरिएशन देखनी है डिफरेंट डिफरेंट आपके टाइप ऑफ मटेरियल के लिए। कैसे टेम्परेचर वेरिएशन की हम बात कर रहे हैं। रेजिस्टिविटी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, 3 टाइप के एलिमेंट्स के साथ हम 3 टाइप के मटेरियल्स के साथ डील करने वाले। फर्स्ट ऑफ ऑल इज मेटल्स और कंडक्टर्स। देखो फिनोमेना बड़ा सिंपल रहेगा। मैंने एक चीज आपको बोली थी, एक फॉर्मूला था लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने, R इज टू एल बाई ए, यहां से रो इज टू आर ए बाई एल आ जाता है। अब बच्चे सोचते हैं कि आपका जो रो है जो वो ए और एल पे डिपेंड करता है। नहीं बच्चों, मैंने पहले ही समझा दी ये चीज, ऐसा नहीं होता, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में रो एक कांस्टेंट है। यहां से कांस्टेंट की आप डिपेंडेंस इन वेरिएबल्स पे नहीं दिखा सकती, क्योंकि इन वेरिएबल्स पे एल और ए पे तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अब इसका एक एक्सप्रेशन आया था, ठीक है, इसका एक एक्सप्रेशन आया था, रो इज इक्वल टू एम अपॉन एम ई स्क्वायर टाउ। इससे रिलेट करना है आपको रेजिस्टिविटी को। ध्यान से समझते हैं, बहुत आसान कंसेप्ट है, बहुत ही इजी कंसेप्ट। देखो सिंपल कंसेप्ट है, टेम्परेचर को रेज किया, टेम्परेचर के साथ वेरिएशन है, मेटल्स की बात करें, रेजिस्टिविटी के बारे में आपको बताना है। टेम्परेचर को रेज किया, ये मैंने शायद बता दिया था, पता नहीं बताया था, बट अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कंसेप्ट के साथ ही। टेम्परेचर को बढ़ाया तो हमें पता है जो कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका कोलिजन बड़ी जल्दी जल्दी होगा, ठीक है। एनर्जी गेन करेंगे, काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, तो बड़ी जल्दी जल्दी एनर्जी गेन करेंगे, तो आई कैन से कोलिजन रेट बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा उनका कोलिजन रेट, मतलब जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे। स्पीड ज्यादा है, जहां पे भी स्पीड ज्यादा होती है वहां पे कोलिजन ज्यादा जल्दी जल्दी होते हैं, राइट। तो यही प्रोसेस यहाँ पे है, कोलिजन रेट बढ़ गया, मतलब ये है यहां एक इलेक्ट्रॉन था, फटाफट से यहां पे जाके टकरा गया, फिर फटाफट से यहां पे टकरा गया, तो मैं ये कह सकता हूं यहां से यहां वो बड़ी जल्दी जा रहा है। मतलब जो रिलैक्सेशन टाइम टाउ है वो क्या होता है, 2 कोलिजन्स के बीच का टाइम वो क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि यहां से यहां तो बड़ी जल्दी जा रहा है। तो आई कैन से आपका टाउ क्या हो रहा है, कम। जब बच्चों आपका ये टाउ कम हो रहा होगा तो ये क्या हो रहा होगा, ऑफ कोर्स बढ़ रहा होगा। सिंपल, खत्म। तो हमने देखा टेम्परेचर बढ़ाया, कोलिजन रेट बढ़ा, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन कर रहे हैं, ज्यादा एनर्जी होगी, फटाफट से टकराते हैं एक दूसरे के साथ, कोलिजन रेट इंक्रीज हुआ। कोलिजन रेट इंक्रीज होने का मतलब है कोलिजन जल्दी जल्दी हो रहा है, जल्दी का मतलब है टाइम कम होना, रिलैक्सेशन टाइम हुआ कम, टाइम कम हुआ तो हमने देखा इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। सो वी कैन से दैट ऑन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर रेजिस्टिविटी आल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। ये केस किसका है, मेटल्स का। तो इसका ग्राफ बनाएं, बहुत सिंपल सा ग्राफ, ऐसा कुछ इसका एक ग्राफ रहता है। सबसे स्टैंडर्ड ग्राफ यही है, टेम्परेचर के साथ इस तरीके से, ठीक है। ये किसके लिए, बेसिकली कॉपर के लिए। सबसे मेन ग्राफ ये आता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया वैसे वैसे रेजिस्टिविटी बढ़ गई, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया वैसे वैसे आपकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो गई है, राइट। एक्सपोनेंशियल इंक्रीज है, स्ट्रेट लाइन का रिलेशन नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट रो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारा कुछ टेम्परेचर से लेना देना डायरेक्ट नहीं दिख रहा है। अगर ऐसा होता तो मैं बनाता, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। अब बच्चों इससे रिलेटेड ने एक और कंसेप्ट आता है, हमें ये पता लगता है कि टेम्परेचर बढ़ाया रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला क्या है, रो इज इक्वल्स टू रो नॉट इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। अब ये क्या आ गया,
समझाता हूं बच्चों। आई एम सेइंग कि आपके एक कोई मेटल था, ठीक है, एक और फॉर्मूला इसको मैं और थोड़ा सा मॉडिफाई और कर देता हूं, अल्फा डेल्टा टी मतलब टी माइनस टी नॉट। आप समझ आएगा ये आपको ज्यादा अच्छे से। ये बताता है कि सपोज करो पहले कोई टेम्परेचर था टी नॉट, टेम्परेचर कितना था टी नॉट, कम टेम्परेचर था वो, लेट इट बी 25 डिग्री, कुछ भी समझ सकते हो 25 डिग्री सेल्सियस। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो रेजिस्टिविटी थी वो क्या थी, रो नॉट थी, ये भी समझ आता है। जब टेम्परेचर बढ़ा के हमने कर दिया टी, तो क्या रेजिस्टिविटी रो नॉट रहेगी, ऑफ कोर्स नॉट, क्या बन जाएगी वो अब रो बन जाएगी। तो ये रिलेशन यहाँ पे बताता है कि जो न्यू रेजिस्टिविटी आएगी वो किस फॉर्मूले से निकलेगी, वो इस फॉर्मूले से निकलेगी। इसकी डेरिवेशन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, सीधा सीधा फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। अब एक फैक्टर और आता है यहाँ पे जो कि है अल्फा। अल्फा क्या है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट, टेम्परेचर कॉफिशिएंट। अब यार ये टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या है, सिंपली टेम्परेचर कॉफिशिएंट ये बताता है कि आपका कोई भी मटेरियल जो आप कंसीडर कर रहे हो, टेम्परेचर के साथ उसके अंदर कितनी वेरिएशन होगी, टेम्परेचर के साथ उसके अंदर कितनी वेरिएशन होगी। अलग अलग मटेरियल्स टेम्परेचर के साथ डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस दिखाते हैं, ठीक है। अब अल्फा अगर आपका ज्यादा हुआ, अल्फा अगर आपका क्या हुआ ज्यादा हुआ, तो टेम्परेचर चेंज की वजह से जो रेजिस्टिविटी होगी वो बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगी। मतलब पहले रेजिस्टिविटी अगर कुछ थी, नई रेजिस्टिविटी काफी डिफरेंट आ जाएगी। ये चीज आपको याद रखनी होगी, ठीक है। ये बताता है आपकी कि उस मटेरियल के ऊपर टेम्परेचर के साथ कितनी जल्दी वेरिएशन आएगी। बच्चों को इसका मतलब नहीं समझ आता, अब आ गया होगा। ये बताता है कि टेम्परेचर चेंज के साथ आपकी जो उसके वेरिएबल्स हैं, रेजिस्टिविटी हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, उसकी प्रॉपर्टीज में कितनी जल्दी चेंज आएगा। जितनी ज्यादा इसकी वैल्यू उतनी जल्दी इसके चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो ये फैक्टर सारा का सारा यहां बताता है। ये मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करेगा, तो इसका भी यूज होना ही होना है फॉर्मूले के अंदर। जब ये फॉर्मूला लिखा, सिमिलरली बस आपको क्या करना होगा, R इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। बिल्कुल सेम तरीके से आप ये फॉर्मूला भी लिख सकते हो रेजिस्टेंस के लिए भी, क्योंकि रेजिस्टेंस का भी मतलब रेजिस्टेंस भी क्या होता है, इंक्रीज होता है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ऐसा क्यों, बहुत सिंपल यार, ऐसा क्यों कहा मैंने, R इज इक्वल्स टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वेयर ए टाउ, ये रिलेशन है। इसी रिलेशन से हमने ये रिलेशन निकाला था, देख लो पिछले रिवीजन लेक्चर, दोनों रिवीजन लेक्चर में जम के डिस्कस कर रखा हमने ये। अगेन टेम्परेचर बढ़ा, कोलिजन रेट बढ़ा, टाउ क्या हो रहा है डिक्रीज, तो आर क्या हो जाएगा इंक्रीज, सेम फैक्टर, ठीक है। आई थिंक आपके दिमाग में ये चीज चली गई होगी, टेम्परेचर बढ़ाने से किस तरीके से वेरिएशन हो रही है, कौन से फैक्टर्स पे वो डिपेंड कर रहा है, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये था आपका मेटल्स का केस, राइट। ये दो फॉर्मूले याद रख लेना, इन पे कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है। अब जो नेक्स्ट है दैट इज सेमीकंडक्टर। देखो सेमीकंडक्टर्स तो पहले वैसे तो पूरी यूनिट ही है, उसके अंदर और अच्छे से डेप्थ में करेंगे। अभी आपको ओवरव्यू थोड़ा बहुत अगर मैं बताऊं कि किस तरीके से वेरिएशन होगी, कंसेप्ट समझ आ जाएगा आप लोगों को कि हाँ कुछ ऐसा कुछ होने वाला है। इसके अंदर ना एक्चुअली सेमीकंडक्टर के अंदर एक कंसेप्ट होता है बैंड्स का, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, वो समझाता हूं। ऐसा कुछ कंसेप्ट रहता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। ये सारे होते हैं आपके वैलेंस बैंड। ये नीचे वाला कौन सा है, वैलेंस बैंड, यहां इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब पता क्या होता है, वैलेंस बैंड की टेंडेंसी ये है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को फ्रीली मूव नहीं करने देगा, ठीक है। तो आपका सेमीकंडक्टर कंडक्ट नहीं कर पाएगा, ये भी ठीक है। अब क्या होता है, हम वेरिएशन रेजिस्टिविटी की देख रहे हैं, रेजिस्टिविटी को अगर हम कंडक्टिविटी से डायरेक्ट रिलेट कर सकते हैं, बिकॉज रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। मैं यहाँ पे कंडक्टिविटी की टर्म्स में बात करूंगा, अपने आप ही रेजिस्टिविटी का रिलेशन आ जाएगा, देखते हैं। अब मैं कह रहा हूं यहां पे वैलेंस बैंड के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव नहीं कर रहे हैं, मतलब कंडक्टिविटी नहीं हो रही है। इस टाइम पे टेम्परेचर है टी नॉट, राइट। टेम्परेचर अब बढ़ाएंगे, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो मतलब आप हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो। जैसे आप एनर्जी प्रोवाइड करते हो, आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है तो वो भागते हैं, और ये भाग के क्या करेंगे, वो यहां से इस बैंड में जाना स्टार्ट कर देते हैं, यहां पे जाना स्टार्ट कर देते हैं, और इस बैंड को बोलते हैं हम कंडक्शन बैंड। ये कौन सा बैंड है आपका,
कंडक्शन, कंडक्शन बैंड नाम से पता लग रहा है अगर इलेक्ट्रॉन्स इस बैंड में गए तो वो मजे से घूमेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली घूमते हैं तो कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब ये बीच का एक गैप भी है, इसे बोलते हैं एनर्जी गैप, एनर्जी गैप। अब एनर्जी गैप का क्या चक्कर है, ये नहीं है कि आप थोड़ी सी एनर्जी दोगे इलेक्ट्रॉन फटाफट वहां भाग जाएंगे, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको देनी पड़ेगी ताकि वो यहां से यहां चले जाएं, और वही मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय दीज इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस बैंड टू जंप फ्रॉम दिस वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड इज टर्म्ड एज एनर्जी गैप। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सेमीकंडक्टर्स के लिए, सिलिकॉन के लिए, जर्मेनियम के लिए अलग अलग होते हैं। सेमीकंडक्टर्स में और अच्छे से बताऊंगा ये चीज। तो अब इतना याद रखोगे, कुछ ना कुछ एनर्जी मिलती है वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन्स को, वो एनर्जी गेन करके वो ऊपर भाग जाते हैं। ठीक है, एक मिनिमम एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी तो उन्हें रिक्वायर्ड होती है, जिसे हम एनर्जी गैप बोलते हैं, फॉरबिडन गैप, बड़े बड़े नाम, बड़े सारे नाम है इसके। तो जैसे इलेक्ट्रॉन वहां गए कंडक्शन बैंड में फ्रीली मूव करे, तो बेसिकली वी हैव ऑब्जर्व दैट ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर हमारी कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज हो गई। इतना समझ आया। वैलेंस बैंड में नहीं कर रहे थे, कंडक्शन बैंड में तो वो कंडक्ट करेंगे, फ्रीली मूव करेंगे, मतलब कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज हो गई। तो ऑफ कोर्स रेजिस्टिविटी क्या हुई होगी, डिक्रीज हुई होगी। यही तो मेन चीज थी। ठीक है, आई थिंक कंसेप्ट समझ आ गया होगा। टेम्परेचर बढ़ा है, वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन्स जहां पे वो फ्री नहीं है, एनर्जी लेके ऊपर भाग गए। ठीक है, जैसे उन्हें मिनिमम एनर्जी मिली वो ऊपर भाग गए, ऊपर भाग के वो मजे से घूम रहे हैं, तो कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, रेजिस्टिविटी कम हो जाती है। बस अब क्या है, टेम्परेचर बढ़ा, रेजिस्टिविटी कम हुई, ग्राफ बना दो। सिंपल सा ग्राफ बनेगा ऐसे, टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी, बस इतना ग्राफ बनाना है आप लोगों को। ये हो गया आपका सेमीकंडक्टर की जो भी वेरिएशन होती है उनकी टेम्परेचर के साथ। ठीक है, रेजिस्टिविटी का केस। थर्ड एक और है इलेक्ट्रोलाइट्स, वर्बली समझ आ जाएगा वो तो, इलेक्ट्रोलाइट्स। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स का कंसेप्ट क्वाइट सिंपल होता क्या है, इलेक्ट्रोलाइट मींस आपके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। अब आप क्या कर रहे हो, पीछे से एनर्जी प्रोवाइड करवा रहे हो। जैसे आप उन्हें एनर्जी प्रोवाइड करवाते हो तो क्या होता है, जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के बीच में इंटरआयनिक इंटरेक्शंस होते हैं ना, इंटरआयनिक फोर्सेस बोलते हैं जिन्हें। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, इंटरआयनिक फोर्सेस या एनर्जीज, जो मर्जी बोले, इंटरआयनिक फोर्सेस जो होती हैं वो वीक होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि एक्सटर्नल कोई एनर्जी आ रही है जो क्या करेगी, उन दोनों के बीच की फोर्सेस को वीक कर रही है। जैसी वो फोर्सेस जो उनके बीच की वीक होती है, तो एक टाइम ऐसा आएगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयन्स हैं वो टूटने शुरू हो जाएंगे। मतलब आपका कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव आयन का कॉम्बिनेशन है वो टूट गया, तो वहां से पॉजिटिव चार्जेस निकलेंगे, नेगेटिव भी निकलेंगे। अब आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस निकलेंगे तो आपकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। कंसेप्ट बहुत सिंपल है। इलेक्ट्रोलाइट्स में आयंस प्रेजेंट है, होगा क्या, एनर्जी मिलेगी, जो भी आपके पॉजिटिव नेगेटिव आयन कंबाइन हुए हुए होंगे वो ब्रेक होना स्टार्ट होंगे और आपको एनर्जी मिल जाएगी, क्योंकि उनके बीच की फोर्सेस क्या होगी, कमजोर होनी स्टार्ट हो जाएगी, वीक होने स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आपके कुछ फ्री आयंस पड़े भी तो उनको तो एनर्जी मिल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, राइट, तो वो और तेजी से भागेंगे। ऑल इन ऑल द कंक्लूजन इज कंडक्टिविटी विल इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। इसका कोई ग्राफ भी नहीं है, तो एज इट इज अगर बनाना भी है तो इस तरीके से कुछ बना सकते हो, वैसे बनाने की जरूरत नहीं है। तो इंटरआयनिक फोर्सेस क्या होती हैं, वीक हो जाती हैं। ठीक है, जब इंटरआयनिक फोर्सेस वीक हो जाएंगी, आपके जो भी चार्ज कैरियर्स हैं, आयंस हैं, वो आराम से मूव करेंगे। समझ आ गई होगी बात। ये भी लिख देता हूं, इंटरआयनिक फोर्सेस become weak, ions will start moving freely, hence sigma increases, conductivity increases, तो resistivity decreases। ये कंसेप्ट था आप लोगों का बच्चों। ठीक है, तो अभी मैंने ज्यादा स्पीड नहीं पकड़ी है फिलहाल आज अभी तक। अभी देखना दी, अभी शताब्दी एक्सप्रेस बनता हूं मैं। ये मैं सारा रब कर रहा हूं, साइड हो रहा हूं बच्चों, पॉज करके नोट कर लो। रेजिस्टर्स इन सीरीज, रेजिस्टर्स इन सीरीज, कंसेप्ट बड़ा सिंपल है बच्चों। अगर कैपेसिटर पढ़ा है तो बहुत अच्छे, नहीं पढ़ा तो पढ़ लो, पढ़ने का टाइम है, पढ़ाई नहीं करते। सीरीज में मतलब
मैंने कहा 3 रेजिस्टेंस लगाए, एक सोर्स लगा दिया, ऐसा कुछ कर दिया, R1 R2 R3, यहां से गया करंट I। ठीक है, हमें पता है 2 पॉइंट। फर्स्ट, सीरीज है तो करंट क्या रहेगा, सेम, जैसे आपका सीरीज में कैपेसिटर के केस में चार्ज सेम था, चार्ज फ्लो करता तो करंट ही तो बनता है। और V इज डिफरेंट, बस इतना याद रख लो, हो गया खत्म। अब V इज डिफरेंट मतलब इसके अक्रॉस V1, इसके अक्रॉस V2 और इसके अक्रॉस V3, तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल क्या आया, अलग अलग आया। मैंने ये बोला, हमें ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग पता है V इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, IR। ये तो बच्चे को पता है, नहीं तो लास्ट लेक्चर में बता भी दिया था। अब इसके अक्रॉस अगर मेरे को पोटेंशियल निकालना है तो क्या लिखूं, V1 इज इक्वल्स टू IR1, क्योंकि करंट क्या है, सेम। V2 इज इक्वल्स टू IR2 एंड V3 इज इक्वल्स टू IR3। मैंने आपको लास्ट टाइम ये चीज बताई थी कैपेसिटर के केस में कि जो चीज डिफरेंट होती है उसी का यूज करना है। डिफरेंट क्या है, V डिफरेंट है, उसी का यूज करेंगे डेरिवेशन में। बस क्या आ गया, अब जो भी आपने पोटेंशियल V अप्लाई किया था, जो भी पोटेंशियल आपने V अप्लाई किया था, उससे आपको 3 ड्रॉप्स मिले। अभी बताऊंगा पोटेंशियल ड्रॉप का क्या चक्कर होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड ऑल। बेसिकली आपने जितना पोटेंशियल अप्लाई किया उसकी वजह से 3 डिफरेंट पोटेंशियल आपको सर्किट के अंदर मिलते हैं। तो आप लिख सकते हो इसे V इज इक्वल टू I मतलब टोटल करंट, और लिख रहा हूं RS मतलब टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। V इज इक्वल टू IR लगाया, I इज द टोटल करंट बिकॉज V इज टोटल वोल्टेज अप्लाइड, और RS इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। यहां पे इनकी वैल्यूज पुट करें, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। इतना तो आसान है, I से I उड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बचेगा क्या बच्चों, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सिंपल है कंसेप्ट, बहुत इजी है। आगे अब आते हैं रेजिस्टर्स इन पैरेलल पे। रेजिस्टर्स इन पैरेलल, सीधा इन पैरेलल लिख रहा हूं। अब पैरेलल में कैसे कनेक्शन होते हैं, जैसे कैपेसिटर के केस में किया था वैसे कर देना। ये भी मैंने उस टाइम भी बोला था कि कैपेसिटर ढंग से समझ लो, रेजिस्टर अपने आप ही हो जाएगा। ऐसा कुछ है, देखो पहले तो 2 पॉइंट लिखते हैं। फर्स्ट, I इज डिफरेंट। बच्चों इस बार करंट क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। I इज डिफरेंट एंड V इज सेम, V इज सेम। अब यहीं पे आपका एक चीज में दिमाग खुल जाना चाहिए कि डेरिवेशन करने के लिए यूज किसका करेंगे हम, करंट का। अब करंट लेते हैं, यहां V है, इसने दिया करंट I, रेजिस्टेंस R1 R2 R3, ये R2 है, R1 R2 एंड R3। आई एम सेइंग ये I यहां पे आया, यहां पे इस करंट को दिखे 3 पाथ, तो तीनों पे गया, यहां चला गया I1, यहां गया I2 और यहां गया I3। ठीक है बच्चों, तो टोटल करंट I था वो 3 जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, क्योंकि हमने देखा पैरेलल में करंट डिफरेंट है, उसे 3 पाथ मिल रहे हैं तो तीनों जगह जाएगा। तो आई कैन से I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। इतना डन है, सिंपल। I को लिख सकते हो V बाय R, यहीं से देख लो, लिख देते हैं I इज V बाय R। R की जगह क्या लिख रहा हूं मैं, RP। टोटल करंट है तो मैंने क्या लिया, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। पैरेलल में तो टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल। I1 की जगह क्या डाल सकते हो, V अपॉन R1, इसकी जगह V अपॉन R2 और इसकी जगह V अपॉन R3। V से V क्या करोगे, उड़ा दोगे कॉमन लेके, क्या बचेगा, 1 अपॉन RP इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। खत्म। मैंने कहा था आपको 5-7 मिनट से ज्यादा नहीं लगाऊंगा, उसके अंदर ही खत्म कर दूंगा। तो ये थे आपके रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। अब इसके बाद बताता हूं आप लोगों को EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल पोटेंशियल, जो आपका टर्मिनल पोटेंशियल आता है उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। फटाफट से मैं साइड हो रहा हूं, पॉज करो और इसको नोट करो। कंसेप्ट है इंटरनल रेजिस्टेंस का, इंटरनल रेजिस्टेंस, EMF का एंड टर्मिनल पोटेंशियल का। टर्मिनल
पोटेंशियल। अब ये क्या चीजें हैं, लेट मी एक्सप्लेन। एक डायग्राम बनाता हूं, एक सर्किट बनाता हूं, एक दो इक्वेशन लिखूंगा, काफी हद तक चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है, यहां पे आता है आपका एक सेल। बच्चों इसके साथ ही सेल का एक खुद का रेजिस्टेंस होता है, उसे स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, एंड दिस स्मॉल आर इज टर्म्ड एज इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल के अंदर का रेजिस्टेंस। आप देखते हैं क्या है ये, प्लस माइनस, ये टर्मिनल ए, ये टर्मिनल बी। बहुत ध्यान से समझते हैं, यहां से करंट तो जाएगा ही, करंट पूरे सर्किट को कंप्लीट करेगा। अब पता क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस बेसिकली क्या है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट। जो भी इलेक्ट्रोलाइट है आपको पता है, अंदर जो आपके पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होते हैं, जो लिक्विड होता है बेसिकली एसिड होता है अंदर, वही तो आपका इलेक्ट्रोलाइट है, वहीं से आपको पॉजिटिव नेगेटिव आयंस कहते हैं कि मिलते हैं, बट एग्जैक्टली वैसा नहीं होता है। वो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने में। किसको? इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने में, पूरा सर्किट कंप्लीट करने में वो हेल्प करता है। अब इसको डिटेल देखना है आप लोगों को तो आप प्लीज लेक्चर मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हो, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी आप सीधा लिख देना इंटरनल रेजिस्टेंस बाय शशांक त्यागी, आप लोगों को मिल जाएगा, बड़े आराम से ऊपर ऊपर आएगा। सबसे पहले अब देखो इसके अंदर अगर हम बात करें, ये आई हो गया, आर हो गया। अब ये दो तीन चीजें, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट। जो इलेक्ट्रोलाइट है वो खुद ही कुछ रेजिस्टेंस दे रहा है, मतलब एक तरीके से सेल के अंदर ही है, घर का बेदी लंका ढाई, वही कहानी यहाँ पे हुई है कि अंदर ही गड़बड़ कर रहा है, यहाँ पे विभीषण अंदर ही है तो वही गड़बड़ करता है। अब होता पता है क्या, जो आपको वो सेल वगैरह मिलते हैं उस पर लिखा होता है, अलग अलग वोल्टेजेस लिखी हुई होती हैं। वो वोल्टेज होती है जब जब आप कुछ करंट नहीं ले रहे हो उसमें से, ठीक है, जब आप उसमें से कोई करंट नहीं निकाल रहे हो। सपोज करो सेल के ऊपर लिखा 9 वोल्ट, तो वो 9 वोल्ट जब है जब आपका सर्किट, वो बैटरी किसी सर्किट से कनेक्टेड नहीं है और उसे कोई करंट नहीं निकाल रहे हो। जैसे ही आप करंट निकालना शुरू करते हो तो कुछ ना कुछ करंट तो आपका, कुछ ना कुछ पोटेंशियल तो अंदर का सेल का रेजिस्टेंस ही खा जाता है। उसके बाद आपको जो मिलता है वो आपकी टर्मिनल वोल्टेज होती है। अब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, 1 मिनट में पता लग जाएगा। आई एम सेइंग इसकी वैल्यू ई है, देखना मैं कह रहा हूं ई है इसकी वैल्यू आप सपोज करो 20 है। ये 20 वोल्ट है जो आप खरीद के लाए हो, उस पर लिखा है, ठीक है। आई एम सेइंग जो ये रेजिस्टेंस है वो है 5 ओम, ठीक है। रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम, और आपको करंट 3 एम्पेयर मिल रहा है, करंट आपको 3 एम्पेयर मिल रहा है। अब समझना ये चीज, करंट आपको कितना मिल रहा है, 3 एम्पेयर मिल रहा है सपोज करो। अब 3 एम्पेयर करंट मिल रहा है, आपने पोटेंशियल ये कितने का लगा रखा है, 20 वोल्ट, राइट। 3 एम्पेयर का करंट मिल रहा है, यहां गया यहां गया, यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा आपको I इंटू आर। कितना आएगा, अगर मैं इस V की बात करूं, IR होता है, कितना आएगा, I कितना है 3 और ये कितना है 5, कितनी वैल्यू मिली 15 वोल्ट। आपको सर्किट के अंदर मिल रही है 15 वोल्ट जब करंट आ गया। बाकी 5 कहां गया, बाकी 5 एम्पेयर कहां गया, बाकी 5 एम्पेयर इस रेजिस्टेंस ने खा लिया। समझ रहे हो ये चीज, बाकी 5 ये रेजिस्टेंस खा गया। ये होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। और जो ये ईएमएफ है ये होती है आपकी मैक्सिमम अप्लाइड पोटेंशियल, या मैक्सिमम पोटेंशियल बोल सकते हो आप, मैक्सिमम अप्लाइड पोटेंशियल व्हेन सर्किट इज ओपन। जब सर्किट आपका ओपन होता है, मतलब कोई करंट नहीं है। एक और डेफिनेशन भी है इसकी, वो बताते हैं क्या, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, वर्क डन in moving a charge, moving a unit charge across the circuit, पूरे सर्किट के अक्रॉस उस चार्ज को घुमाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है वो होता है आपका ईएमएफ, पूरे सर्किट के अक्रॉस। अब आप देखोगे पूरे सर्किट के अक्रॉस ये पोटेंशियल है जो कि बेसिकली ईएमएफ बोल रहे हैं, लेकिन आपको 2 जगह ड्रॉप्स मिलेंगे, 2 पोटेंशियल मिलेंगे। कौन से 2 पोटेंशियल की बात कर रहा हूं,
एक तो आपको इसके अक्रॉस मिलेगा और ये करंट बच्चों यहां पे भी तो जाएगा, कंप्लीट पूरा करने के लिए यहां पे भी जाएगा, तो एक पोटेंशियल आपको इसके अक्रॉस भी मिलना चाहिए, जिसे मैंने डिनोट किया किससे, V डैश से डिनोट किया। समझ रहे हो, करंट इसके अक्रॉस मिला, हमें पता है V इक्वल्स टू IR होता है, जहां करंट और रेजिस्टेंस हमें पोटेंशियल आना ही आना है। एक पोटेंशियल आया ये, क्योंकि I था यहां पे गया, अब ये पूरा कंप्लीट जब करेगा तो ये इस R को भी तो बीच में पकड़ेगा, राइट, तो यहां पे भी तो एक पोटेंशियल ड्रॉप मिलना चाहिए, तो ये क्या डाल दिया मैंने यहाँ पे V डैश, जो कि पोटेंशियल किसके अक्रॉस है, किसकी वजह से है, करंट और इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से, क्योंकि हमें पता है वो 5 जो खाया है वो किसने खाया है, इंटरनल रेजिस्टेंस ने, तो कुछ ना कुछ करंट तो खा गया हो ना, तो वो करंट हमने इसके अक्रॉस निकाला, तो हमें वहां क्या मिला, एक पोटेंशियल। सो आई कैन से दैट जो आपका E है उसने 2 काम करवाए, क्या, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज अक्रॉस टर्मिनल्स A टू B, राइट, A से B तक चार्ज को मूव करवाने के लिए उसे वर्क करवाना पड़ा अगेंस्ट एक्सटर्नल रेजिस्टर, राइट, अगेंस्ट एक्सटर्नल रेजिस्टर। जो आपका एक्सटर्नल रेजिस्टर था R, यहां पे चार्ज को A से B तक पहुंचाने के लिए किसने काम किया, इसने काम किया, ठीक है, और इसने क्या यहीं से यहीं भेजा चार्ज को, नहीं, इसने तो पूरे लूप में घुमाया ना, तो आप ये भी कह सकते हो प्लस वर्क डन अगेंस्ट वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज अक्रॉस द टर्मिनल B टू A। A से B तो भेज दिया चार्ज को, क्या सर्किट कंप्लीट हो गया, नहीं, अब ये यहां से यहां पे भी तो जाएगा, और यहां से यहां के बीच में कौन सा रेजिस्टेंस आया, इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इसके अगेंस्ट भी तो वर्क करवाना पड़ेगा उसे, तो क्या लिखोगे, अगेंस्ट इंटरनल रेजिस्टर, अगेंस्ट इंटरनल रेजिस्टेंस। तो बच्चों EMF ने 2 काम करे, एक चार्ज को इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी भेजा और फिर इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी भेजा, क्योंकि पूरे सर्किट उसे कंप्लीट करवाना है, और सर्किट के अंदर ये 2 रेजिस्टेंस आपको मिल रहे हैं जो उस चार्ज के साथ गड़बड़ करेंगे, तो उन दोनों के अक्रॉस घुमाने के लिए उसे जो वर्क करना पड़ता है वो होता है EMF, ठीक है, और जो आपको यहां मिल रहा है इसे बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल, इसे क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल, जो आपको यहां पे मिल रहा है। एक चीज हमेशा याद रखना, टर्मिनल पोटेंशियल और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज लेस देन E, ये E से हमेशा कम ही होता है, ठीक है, याद रखोगे, वो आपको यहाँ पे दिख भी गया होगा कि ऐसा कुछ हुआ है। ये था आपका इंटरनल रेजिस्टेंस, EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे आपको 2 पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस मिले, तो आई कैन से एक तो आपको मिला V और एक आपको क्या मिला, V डैश, इतना समझ आता है। E की वजह से एक मिला एक्सटर्नल रेजिस्टर के अक्रॉस, एक मिला इंटरनल रेजिस्टर के अक्रॉस, डन है, इतना तो गई दिमाग में, गई, पक्का, प्रॉमिस। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों यहां भी इनकी वैल्यूज लिखनी स्टार्ट करते हैं। हमें इंटरनल रेजिस्टेंस का ना एक्चुअली जो R है स्मॉल r का एक्सप्रेशन निकालना है, E इज इक्वल्स टू IR, और यहाँ का लिख सकते हो E इज इक्वल्स टू I स्मॉल r, इतना तो डन है। यहाँ से स्मॉल r की वैल्यू निकालनी है तो क्या करें, एक काम करते हैं, अभी पहले तो यहाँ से स्मॉल कैपिटल I की वैल्यू निकाल लेते हैं, करंट की। E इज इक्वल्स टू I R प्लस R, I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E अपॉन R प्लस R, करंट की वैल्यू आ गई। आगे यूज होती है, ये बताऊंगा कहां पे होगी, आप लोगों को सारा करवाएंगे। अब यही रिलेशन का यूज करते हैं, E इज इक्वल्स टू V प्लस IR लिख दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उस V की वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूं अभी, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपका टर्मिनल पोटेंशियल आया नहीं कर रहा। यहां से R की वैल्यू कितनी आएगी, E माइनस V बाय I, ये R की वैल्यू आ जाएगी, उस V को मैंने वहां भेजा, नेगेटिव हुआ, यहां पे ये I R के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, डिवीजन में आ गया, ये भी ठीक आता है हमारे को समझ। अब बच्चों I की जगह मैं लिख दूं V बाय R, कोई प्रॉब्लम नहीं है, V इज इक्वल्स टू IR होता है, I की जगह मैं लिख सकता हूं V बाय R, क्या टफ है, नहीं, इधर नीचे चला गया ना, ये तो बहुत बेसिक सी चीज है, लिखना जरा उसके, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, ये सारे के सारे फॉर्मूलेज यूज होते हैं आपके डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स में, इसलिए करवा रहा हूं मैं। जब डालोगे ये वैल्यू
जो फॉर्मूला बना वो सबसे ज्यादा यूज होता है, V/R। ये वाला फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होगा आप लोगों का। आई की जगह बस मैंने V/R डाल दिया, वो R ऊपर मल्टीप्लीकेशन में चला गया। तो ये बच्चों आप लोगों का कंसेप्ट था सारा का सारा इंटरनल रेजिस्टेंस का। अब आते हैं सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल पे, वो भी कर लेते हैं। उसके क्वेश्चन आए हुए 2019-20 के पेपर में मैंने देखा था, करवाऊंगा भी सॉल्व। नेक्स्ट क्लास में वही होंगे, क्वेश्चन ही होंगे, बट क्वेश्चन करने के लिए कंसेप्ट भी आने चाहिए। साइड हो जाता हूं, पॉज करके इसे नोट कर लो। आगे आते हैं सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल, जो बीच में सो जाते हैं उनके लिए आइए। आगे बात करें, अब आती है सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। चलो फटाफट से देखते हैं इसे भी। सेल्स इन सीरीज पहले करते हैं डिस्कस बच्चों, उसके बाद पैरेलल भी कर ही लेंगे। कंसेप्ट वही लगेगा हमेशा, सीरीज पैरेलल जहां से दिमाग में रख लो, जो फैक्टर डिफरेंट होता है उसी का यूज करना है आपको। किसमें, बार बार मैं पता नहीं 300-400 बार बोल चुका हूं ये चीज, कि जो फैक्टर डिफरेंट होता है वो ही यूज करना होगा आपको डेरिवेशन में। सीरीज सुनते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, सीरीज में तो करंट सेम है, पोटेंशियल डिफरेंट है, ठीक है। सीरीज में करंट इज सेम एंड जो आपका V होता है वो डिफरेंट होता है। यूज किसका करोगे, V का ही करोगे। कैसे, लेट मी एक्सप्लेन। देखो पहले तो इसका छोटा सा सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं, बहुत ज्यादा टफ तो है ही नहीं है। बच्चे घूम जाते हो आप लोग इसमें, मैंने काफी देखा है। R1 R2 A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, E1 E2, ठीक है बच्चों। मैंने कहा आपके ये दो आपके सेल्स हैं, दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया, बताओ अब रिजल्टेंट कितना आएगा। आई एम सेइंग कि इसको ड्रॉ करने के बाद एक रिजल्टेंट, चलो छोड़ो जरूरत भी नहीं है उसकी भी जरूरत नहीं है। हम सीधा सीधा आते हैं आगे मेन मुद्दे पे आते हैं। मैंने क्या बोला था आपको, सीरीज में क्या सेम क्या डिफरेंट, सेम इज करंट। आज ही क्या रेजिस्टर वाला फर्क नहीं पड़ता, रेजिस्टर हो कैपेसिटर हो, कंसेप्ट वही रहेगा कि करंट सेम, पोटेंशियल इज डिफरेंट। तो पोटेंशियल डिफरेंट है तो यूज भी किसका करोगे, पोटेंशियल का ही करोगे। अब पोटेंशियल आएगा कैसे और क्या, वो मेन मुद्दा है। चलो उस पे आते हैं। हमने अभी एक चीज करी, E इज इक्वल्स टू V प्लस V डैश, मानते हो ये चीज, मानोगे क्यों नहीं मानोगे। और E इज इक्वल्स टू V प्लस IR, ये भी करा। तो मैं लिख सकता हूं यहां से E माइनस IR इज इक्वल्स टू V, लिख सकते हैं। ये V है क्या, दो पॉइंट्स, दो टर्मिनल के बीच का ही डिफरेंस तो था। वो अलग बात है कि उस केस में हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टर था तो हमने I इंटू कैपिटल R लिख दिया था। क्या ये एक्सटर्नल रेजिस्टर है, नहीं है, लेकिन टर्मिनल्स तो हैं। था तो वो टर्मिनल पोटेंशियल ही ना, था क्या वो टर्मिनल पोटेंशियल ही था। A और B ही पॉइंट लिए थे। सेम अब मैं क्या कर रहा हूं, A और B ही, देख रहे हो, बस एक्सटर्नल रेजिस्टर की जगह ये फैक्टर आ गया, दैट्स इट। क्या करोगे, ये फॉर्मूला अब आपको यूज करना होगा। अगर मैं लिखता हूं VAB, बच्चों क्या लिखोगे, E1 माइनस IR1, क्या लिख दोगे, E1 माइनस IR1। सिर्फ इतना दिमाग में बिठाओ, कैपिटल R की जगह ये चीज आ गई है बस। तो मैंने I इंटू आर तो मैं लिख ही नहीं सकता, I इंटू कैपिटल R तो मैं लिख ही नहीं सकता, बिकॉज कैपिटल R इज एब्सेंट हियर। तो मैं क्यों ना ये लिख दूं, ये तो मैं लिख ही सकता हूं, ठीक है। वो मैंने यहां पे आपको डिराइव करके भी दे दिया। ये आ गया आपका VAB। सिमिलरली आप क्या करोगे, VBC ले लोगे, VBC जो कि इसके अक्रॉस होगा वो क्या होगा, E2 माइनस IR2। डन है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आपको क्या करना होगा, इसी का यूज करना है। मैंने क्या था, हम ये कर सकते हैं, हम इसके अक्रॉस पूरा पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दें, मतलब VAC। क्या निकाल रहे हैं हम, VAC। ये चीज समझनी थोड़ी सी टफ हो जाती है बच्चों के लिए। हमें क्या निकालना है, VAC। VAC को लिख सकते हैं हम VA माइनस VC, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही VAB को लिख सकते हो VA माइनस VB, VBC को लिख सकते हो VB माइनस VC। लिख देता हूं, चलो ये हो गया आपका VA माइनस VB, ये हो गया आपका VB माइनस VC, ठीक है। जो इसके बाद वाला स्टेप है वो ध्यान रखना होगा, अदरवाइज डेरिवेशन कंप्लीट नहीं कर पाओगे। वो ये है, VAC तो एज इट इज लिखा, आपने क्या किया, यहां पे VB माइनस कर दिया और VB को ही क्या कर दिया, प्लस कर दिया। VB को माइनस करा और VB को क्या करा, प्लस। अब क्या बन गया, हो गया खत्म, बस ये चीज बन गई। VA माइनस VB क्या है बच्चों, VAB डाल देते हैं।
क्या है, वी ए बी प्लस वी बी माइनस वी सी क्या है, वी बी सी। ये भी डाल देते हैं, कर दें इनकी वैल्यू पुट। वी ए सी इज इक्वल्स टू कितनी वैल्यू आएगी वी ए बी की, ई वन माइनस आई आर वन प्लस ई टू माइनस आई आर टू। ई वाला फैक्टर एक साइड करो, आई वाला फैक्टर जो आर वन वाला फैक्टर मतलब सेल के ईएमएफ का जो फैक्टर्स है एक साइड करो और इंटरनल रेजिस्टेंस वाले अलग साइड। तो वी ए सी इज इक्वल्स टू ई वन प्लस ई टू माइनस आई लिया मैंने कॉमन इस वाले फैक्टर में से और इसमें से आई क्या लिया कॉमन, बचेगा क्या आर वन प्लस आर टू। बन गया, हो गया खत्म। तो हम इसे कंपेयर अगर करें, सिंस वी नो v इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, तो ये कह सकता हूं, आप ये भी लिख सकते हो, ये अगर इक्विवेलेंट पोटेंशियल है पूरे सर्किट का, इसका पोटेंशियल इक्विवेलेंट, यहां पे करंट भी रिप्रेजेंट कर दो बच्चों, आई आई और आई ऐसे, याद रखना डायरेक्शन अपोजिट मत दिखा देना क्योंकि पॉजिटिव इस साइड है। ये अगर पूरे सर्किट का पोटेंशियल हुआ तो मैं कह सकता हूं ये पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट ईएमएफ होना चाहिए, राइट। और यही पूरे सर्किट का क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। जब सर्किट का पोटेंशियल पूरे का निकाल रहे हो तो आपको पूरा ईएमएफ भी तो इंक्लूड करना पड़ेगा और वहीं आपको पूरा का पूरा इंटरनल रेजिस्टेंस भी इंक्लूड करना पड़ेगा, राइट। So, now compare these equations. On comparing these equations, we can easily observe that E equivalent is equals to E1 plus E2. ये तो हमें दिखता है, क्लियर दिख रहा है, इसको इसके साथ कंपेयर करो एंड R equivalent is R1 plus R2. The end. ये होता बच्चों आपका सेल्स इन सीरीज। देख रहे हो जैसे रेजिस्टर इन सीरीज था प्लस हो रहा है, ऐसे सेल्स का प्लस हो जाता है। ये था आपका कंसेप्ट सेल्स इन सीरीज का। कोई भी स्टेप में आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम हो प्लीज थोड़ा सा रिवाइंड करके देखो, नोट करो बच्चों, इसे साइड हो जाता हूं, पॉज करके नोट करो। लेट्स टॉक अबाउट सेल्स इन पैरेलल। सेल्स इन पैरेलल, सेल लिखा था मैंने, सेल्स कर लेना बच्चों, चलो बाकी तो कॉमन सेंस है। अब पैरेलल में है तो क्या करना है, वही चीज सबसे पहले दिमाग में आनी चाहिए, यार सेम क्या होता है डिफरेंट क्या होता है। पैरेलल में सेम क्या रहता है बच्चों, पोटेंशियल, और जो चीज डिफरेंट होती है वो क्या होता है, करंट। यूज किसका करेंगे, करंट का। समझ आता है, बिल्कुल आता है। चलो आगे बात करते हैं, पैरेलल में लगाते हैं सेल्स को, ऐसे कुछ पैरेलल में लगा देता हूं, बहुत गंदा बना है लेकिन समझ आ जाएगा आप लोगों को। ये E1, ये R1, ये E2 और ये R2, ठीक है, सच में गंदा है। चलो कोई बात नहीं, चीज समझ आ रही है ना, दोनों किसमें कनेक्टेड है, आपके पैरेलल में कनेक्टेड है। ये पॉइंट का नाम दिया मैंने A, लेट दिस वन बी B1 B2 और ये हो जाएगा आपका B, लगा लो, कोई नहीं है C लगा दो, छोड़ दो, C लगा लेते हैं, वही चीज आ जाएगी दोबारा से। करंट बच्चों यहाँ I1 क्योंकि करंट डिफरेंट होता है और यहाँ क्या आएगा I2, यहाँ तो I मिलेगा और यहाँ भी क्या होगा आपका I होगा। आधों के ऊपर से चली जाती है, ये बात बता देता हूँ। ये सेल अपना करंट देगा क्योंकि पैरेलल में, पैरेलल में करंट इज डिफरेंट। इसने अपना करंट दिया I1, इसने अपना करंट दिया I2, दोनों का करंट आगे जाके क्या होगा, ऐड हो जाएगा। चलो करें स्टार्ट। चलो V मैं कह रहा हूं जो ये VB1 है, जो ये VB1 है माइनस VB2, मतलब इसके और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, समझना ये चीज, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस। VB1 माइनस VB2 बेसिकली है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस ही है, और हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस इज E माइनस आई आर, E माइनस आई आर। अब मैं कहता हूं, मैं अपर पार्ट की बात कर रहा हूं, अपर पार्ट, ऊपर 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 बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस का अगर हम ये फॉर्मूला यूज करें, पोटेंशियल डिफरेंस हमने V की जगह ये लिख दिया, इसकी जगह क्या लिखेंगे अब हम, ऊपर क्या है E1, ठीक है, करंट क्या है I1 और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है R1, ठीक है। आगे होगी ये बात समझ, मैंने ये फॉर्मूला यूज करा,
ये दोनों पॉइंट्स के बीच का क्या निकाल लिया, पोटेंशियल निकाल लिया। ठीक है, अब सिमिलरली नीचे लोअर पार्ट में भी लगा दो। लोअर पार्ट में भी VB1 माइनस VB2 ही होगा, क्योंकि टर्मिनल्स तो अभी सेम ही है, लेकिन नीचे सेल कौन सा है, E2 माइनस करंट कितना है, I2, और क्या आ जाएगा आपका इंटरनल रेजिस्टेंस I2। आई थिंक यहां तक ये चीज समझ आ गई होगी, और हमने क्लियरली देख भी लिया यार पैरेलल में पोटेंशियल क्या आ रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। हमारे को वो फैक्ट याद रखने की जरूरत भी नहीं, वैसे याद रखोगे तो बेटर है आप लोगों के लिए, बट हमने देखा कि हाँ यार ये तो चीजें सेम है, ये आंसर डिफरेंट आ रहा है। अब मैंने क्या बोला था आपको, यूज किस चीज का करना है, आपको यूज करना है करंट का। किसका यूज करना है, करंट का। मैं इस पूरे को VB1 और V माइनस VB2 को पूरा एक V लिख देता हूं, ताकि ना यार इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज बार बार ना लिखनी पड़े। इसको पूरा का पूरा V ले लो, और इसको भी क्या ले लो, एक V ले लो, क्योंकि वैल्यू तो सेम ही है। यहां से किसकी वैल्यू निकालनी है, मैंने क्या बोला, कौन सा फैक्टर डिफरेंट है, करंट। तो क्या निकालोगे, करंट की वैल्यू। करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर यहां से निकाले, एक बार एक्सप्रेशन को दोबारा लिख देते हैं, V is equals to E1 minus I1 R1, because I have replaced VB1 minus VB2 with this V, right? ताकि बीच में यार खच ना पाए, बीच में पंजाबी आ गई थोड़ी सी। अब यहां से क्या करनी है, I1 की वैल्यू निकालनी है। क्या करोगे, इस वाले फैक्टर को उधर भेज दो, I1 R1, इस V को इधर भेज दो, E1 माइनस V। I1 कितना आ गया, E1 माइनस V बाय R1। ठीक है, सिमिलरली आप I2 लिख लो, डायरेक्ट लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। I2 कितना आ जाएगा, E2 माइनस V बाय R2 आ जाएगा, सिंपल। अब ये दो करंट आए कैसे हैं, जब ये वाला करंट मिला था, ये वाला करंट इन दो करंट्स में डिवाइड हुआ था, I1 और I2 में। तो मैं सिंपली अब क्या लिखने वाला हूं, जो टोटल करंट I है उससे मिला I1 और I2 मिल गया। ठीक है, ऐसे पोटेंशियल से मिले थे ना, सेम काम यहां हो रहा है, करंट से मिलेगा। I की वैल्यू अभी मैं पुट नहीं कर रहा हूं, जरूरत भी नहीं है। I1 और I2 की वैल्यू पुट करने स्टार्ट करते हैं। E1 माइनस, एक काम करते हैं, ऐसे भी लिख सकता हूं, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि डिनोमिनेटर को आप ऐसे लिख सकते हो, V अपॉन R1, आपकी क्लैरिटी के लिए कर रहा हूं, इजी रहेगा अंडरस्टैंडिंग में। सिमिलरली आप इसे क्या लिख सकते हो, प्लस E2 बाय R2 माइनस V बाय R2। मैं यहां पे लिख भी देता हूं यार, E1 बाय R1 माइनस V बाय R1। सिमिलरली यहां पे भी लिख दो, E2 बाय R2 माइनस V बाय R2। तो इस स्टेप में चलना होगा आपको, पहले ये स्टेप, इसको ऐसे कंप्लीट कर दो, ऐसे इसको कंप्लीट कर दो, सॉरी यहां पे I1 आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप चल सकते हो। फिर यहां पे आए, अब बच्चों क्या करोगे, E वाले फैक्टर एक साइड कर दो, V वाले फैक्टर एक साइड कर दो। E1 अपॉन R1, E2 अपॉन R2 माइनस V कॉमन लिया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है बच्चों, इतना ठीक है। यूज आपको इसी इक्वेशन का करना होगा, हमने लास्ट टाइम भी सेम इक्वेशन का यूज किया। तो आपको पहले तो ये वाली इक्वेशन को जो भी बनी है इस फॉर्म में लेके आना है। इस फॉर्म में लाने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, I को उधर भेजो। पहले तो क्या करो, I को इधर, इस V को क्या करना होगा, पॉजिटिव, और उस I को क्या करना होगा, नेगेटिव। फिर ये जो R है ना वो लेके आते हैं। तो एक काम कर सकते हो, इस V को इधर भेजो, V1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 एज इट इज। इसको तो छेड़ना ही मत, E1 E2, इसको उधर भेजा। अब काफी हद तक हमारी बात बन गई है। ठीक है, काफी हद तक हमारी बात बन चुकी है। अब क्या करो, इस वाले फैक्टर को थोड़ा सा सॉल्व कर लो, क्योंकि ये स्टेप है जो आगे गड़बड़ करता है डेरिवेशन में, ये स्टेप है जो आगे गड़बड़ करता है। पेपर में आया हुआ 2019-20 पैरेलल आया हुआ बच्चों, लिख देता हूं मैं 2019-20। देखना नेक्स्ट लेक्चर में यही बोलता नजर आऊंगा मैं। 2019-20 में ये आया हुआ है 3 मार्क्स में। तो अब आप देख लो कितना इंपॉर्टेंट है। पता लग रहा है 2021 में सीरीज वाला आ जाए, पैरेलल वाला दोबारा आ जाए, कुछ भी आ सकता है। तो इंपॉर्टेंट तो बच्चों ये है, कई सोचते हैं बच्चे ये इंपॉर्टेंट में नहीं है बच्चों, आया हुआ है। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व करें।
अगर आप सॉल्व करोगे इसे R2 प्लस R1 अपॉन R1 R2 एलसीएम लेके इतना तो सॉल्व कर ही सकते हो। इस पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। सिर्फ इस पार्ट का लूंगा मैं, R1 और R2 का उधर नहीं भेजूंगा। E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R1 इंटू R2, सॉरी एलसीएम लिया, R2 उधर गया, R1 इधर गया, दोनों नीचे मल्टीप्लीकेशन में आए, माइनस आई। नाउ द थिंग इज, ये जो आपको पूरा फैक्टर दिख रहा है इसे यहां इसके डिवीजन में भेजना होगा। यस यू हैव टू। तो क्या बचेगा, v इज इक्वल्स टू, क्योंकि हमारे को ये फॉर्म चाहिए बच्चों, इसमें कहीं r दिख रहा है, इसके साथ नहीं दिख रहा, r तो i के साथ होना चाहिए। E1 R2 प्लस E2 R1 3 मार्क्स का है तो अच्छे से करना। R1 R2 एज इट इज, इस पूरे फैक्टर को मैं यहां नीचे इसके साथ भेज देता हूं, तो क्या बचेगा R2 प्लस R1 डिवाइडेड बाय R1 R2, यही बनेगा। इस पूरे फैक्टर को मैंने उसके साथ यहां पे नीचे भेज दिया। अब इस फैक्टर को मेरे को उसके नीचे भी तो भेजना होगा, वो भी कर देते हैं, माइनस आई अपॉन R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। कुछ फैक्टर उड़ता उड़ता दिख रहा है आप लोगों को, बिल्कुल दिखेगा, ये आ गया। क्या बचा, v इज इक्वल्स टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। और वहां क्या आ जाएगा, I1 माइनस है बीच में, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये आ गया आप लोगों का आंसर। अब अगर आप यहां से आपसे कोई पूछे कि ईएमएफ वगैरह कितना है और आपका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, तो क्या बोलोगे, ये आंसर किस में आता है आपका, पैरेलल में। ये आंसर किस में आता है आपका, पैरेलल में। और यहां लिखने के लिए आप इसको डायरेक्ट भी लिख दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसको लिखने का एक सिंपल तरीका भी है, E1 अपॉन R1 यहां पे भी लिख सकते हो, ये चीज भी लिख दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये डायरेक्ट फैक्ट भी आप लिख सकते हो, नहीं तो ये लिख लो। तो दो वैल्यूज आती हैं ईएमएफ की, इक्विवेलेंट ईएमएफ की, जो कि आएंगी आप लोगों की यहाँ पे। अगर आप वैसे इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना आप कर भी सकते हो, नहीं भी करना इट्स फाइन, आप यहाँ पे दिखा जरूर देना। तो आई एम सेइंग दिस E equivalent is equals to either this term E1 upon R1 plus this, or you can say ये वाली टर्म, दोनों में से कोई सी भी लिख देना, नो प्रॉब्लम। E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, ये दोनों में से कोई भी टर्म लिख दो। अब इस R इक्विवेलेंट की बात करें, जो R इक्विवेलेंट है बच्चों, उसे आप लिखोगे, डिवीजन में आया हुआ ये पूरा फैक्टर किस में आया हुआ है, डिवीजन में। एक चीज समझाता हूं आप लोगों को, अगर मैं लिखूं बच्चों, बहुत ध्यान से समझना, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अभी देखना क्या होगा, तो ये क्या बनेगा, R2 प्लस R1 अपॉन R1 R2, यही बनेगा। तो मैं इस पूरे फैक्टर को रिप्लेस कर सकता हूं, ये रहा आपका जो पूरा फैक्टर है, ये वाला फैक्टर ही ले लो आप। इस पूरे फैक्टर को एज इट इज दिख रहा है आपको, ये फैक्टर यहां पे दिख रहा होगा, ये फैक्टर आपको एज इट इज यहां पे। तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। तो क्या करोगे आप, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट की जगह ये चीज लिख दो, क्योंकि आपको ये एज इट इज यहां पे मिल गई है। तो लिखो R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, और सिंपली होता क्या है, ये 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 ही तो होता है। उसी को तो सॉल्व करके आया था, उसको सीधा इसके नीचे यहां भेज दो, एक ही बात है बच्चों। आई एम सेइंग, कुछ कंफ्यूजन हो सकती है, ये जो फैक्टर है पूरा का पूरा, ये इसके नीचे भी जाएगा और उसके नीचे भी जाएगा, ठीक है। जब ये पूरा फैक्टर उसके नीचे गया, यहाँ पे नीचे चला गया, तो यही तो मिला आपको, घूम फिर के यही तो मिला। तो मैंने सीधा क्या लिख दिया, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज दिस। तो बच्चों इस केस में हमारा E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट यहां से ये एक्सप्रेशंस आते हैं। तो कोई सा भी यूज हो सकता है फॉर्मुलेज वगैरह में, न्यूमेरिकल्स एंड ऑल में।
तो पॉज करके इसे नोट कर लो। कर लिया? चलो, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर टुडेज लेक्चर। आई थिंक आप लोगों को चीजें समझ आ गई होंगी। अब जो भी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होंगे बहुत काम आएगा सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल न्यूमेरिकल्स करने में, बहुत ज्यादा काम आने वाला है। आप लोगों को ये चीज क्लियरली दिख भी जाएगी नेक्स्ट लेक्चर में। तो पढ़ाई करते रहे बच्चों, अच्छे से ऐसे ही लेक्चर्स आते रहेंगे, सीक्वेंस में लगे रहो, पढ़ते रहो। पूरे साल नहीं अगर पढ़ाई करिए, ये कुछ दिन है जो आप लोगों को अब जम के पढ़ाई करनी है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।